हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू educator.अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो कि है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हमने पहले भी अपनी वीडियो में फूड सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है ये डिस्कस कर लिया है। आज हम उसके लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो डिस्कस करेंगे और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है उसका एक सिनेरियो ये चीज़ भी बताती है कि स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली 4 out of 10 children in India are performing under their performance। मतलब जो उनका परफॉर्मेंस लेवल है उसके अंडर ये परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उतना उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टंटिंग या अंडर न्यूट्रिशन। तो ये मेन कारण है कि फूड सिक्योरिटी होना और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है। अब वो क्या है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं या कैसे ये सारा वर्क किया है वो हम आज अपने डिस्कशन में देखेंगे। पर अपने डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है educator.अविनाश तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि हम वीडियोस डालते हैं रिलेटिंग टू IAS UPSC प्रिपरेशन, जो कि आपकी ये प्रिपरेशन जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। तो इस नोट के साथ चलिए हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दैट्स ऑन द चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हमने फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, उसमें हमने देखा था कि इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है फूड सिक्योरिटी का। उसमें हमने अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किए थे। फिर हमने देखा था इसकी ज़रूरत क्यों है। फिर हमने देखा कि फूड इनसिक्योर सेगमेंट में कौन से सेगमेंट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। तो इसके साथ हमारा आज का जो डिस्कशन है वो रहता है या वो रिवॉल्व करेगा अराउंड सेल्फ सफिशिएंसी या जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं टुवर्ड फूड सिक्योरिटी, वो हम आज अपने डिस्कशन में देखेंगे। तो चलिए हम अपना जो आज का डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो पुराना हमारा डिस्कशन था उसमें था जिसमें हमने 2 केस स्टडीज़ भी देखी थी, राममोर अहमद की, और फिर हमने लास्ट में देखा था हंगर और क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर क्या होता है। आज बात आती है सेल्फ सफिशिएंसी की, इंडिया की। तो इंडिया एम्ड फॉर सेम सिंस इंडिपेंडेंस। हमने पहले भी देखा जब हमने कल डिस्कस किया था कि जो ये फूड इनसिक्योरिटी का इशू था, जैसे कि हमने देखा था फेमाइन की भी अगर हम बात करें जो बंगाल में हुआ था 1943 में, तो ये सारे इश्यूज क्यों या कब से चले आ रहे थे? ड्यूरिंग कॉलोनियल ईरा। तो हमें उस चीज़ से बाहर निकलना था। सो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तभी से हमारे सामने जो सबसे पहला चैलेंज था वो था फूड सिक्योरिटी का। ऑल्दो इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, बट उसके बावजूद भी वहाँ पे या इंडिया में जो इशू था वो फूड सिक्योरिटी का होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी सा लग रहा था। मतलब एक तरह एक एंगल पे आप बोल रहे हैं आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, दूसरे साइड पे हमारे साथ प्रॉब्लम थी फूड सिक्योरिटी की। उसका मेन कारण ये था कि जो हमारी एग्रीकल्चर था वो मॉडर्न नहीं था, मतलब वहाँ पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यूज़ नहीं की जा रही थी। इसी वजह से एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन था उस लेवल पे नहीं रहता था। तो हुआ क्या, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने मेनली एग्रीकल्चर को टारगेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने न्यू स्ट्रेटेजी लेके आए वो एग्रीकल्चर के लिए, जिसका नाम हम बोल सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो स्पेशली किस फील्ड में था या किन क्रॉप्स के लिए था? व्हीट एंड राइस। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या रहा कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को, सो दैट कि वो ये वाले जो सीड्स हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वो यूज़ करें अपने फार्म्स में, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हार्वेस्ट ज़्यादा होगा, तो होगा क्या कि जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी और धीरे धीरे हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। यही कारण था कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। और हमें पता है कि जब तब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन तो उनका मेन फिलॉसफी जो थी वो थी ट्रिकल डाउन इफेक्ट। एक ही हम क्या करें, क्योंकि देखिए उस समय हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी ज़्यादा, कुछ ही पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल थे या सेक्शन ऑफ फार्मर्स थे जो इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, गवर्नमेंट जो थी वो सब्सिडाइज रेट पे दे रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री में दे रही थी। तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो था वो फार्मर्स को भी इन्वेस्ट करना था। ये जो सीड्स हैं इन्हें
परचेज करने के लिए। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे फर्टिलाइजर्स की बात कर लें, पेस्टिसाइड्स की बात कर लें, या इरिगेशन फैसिलिटी की बात कर लें, क्योंकि प्रॉपर वाटर सप्लाई चाहिए था इन प्रोडक्ट्स को या इन प्रोडक्शन सीड्स को। इस वजह से पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल या फार्मर के लिए ही ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इंट्रोड्यूस हुआ था स्टार्टिंग में, जिसमें कि जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की हम बात करें वो सेक्शंस आते थे या वो एरियाज आते थे। और गवर्नमेंट की सोच क्या थी ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अंडर, कि जो ये पर्टिकुलर एरियाज जो हैं जब ये खुद डिवेल्प हो जाएंगे तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट दूसरे सेक्शंस या दूसरे एरियाज में भी दिखेगा, जो कि बाद में ऐसा हुआ नहीं था। पर ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बात थी। इससे क्या हो रहा था, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो इनिशिएटिव ले रही थी ताकि जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसे इंश्योर किया जा सके। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था वीट के लिए और देन राइस के लिए। अब उस समय जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा था उसकी सक्सेस को दिखाने के लिए जो तब पीएम थे इंदिरा गांधी, उन्होंने स्पेशल स्टैम्प भी रिलीज़ किया था। देखिए ऑल्दो हमें पता है ये स्टैम्प वगैरह इतना यूज़ नहीं होता, बट ये जो रिलीज़ होता है ये एक सिंबल की फॉर्म में होता है कि जब हम कुछ बहुत अच्छा या बहुत बड़ा कर रहे हैं उस समय हम कुछ स्टैम्प रिलीज कर दें, उस वे में एक सिंबल के फॉर्म में है, इसका सिंबॉलिक जो इम्पोर्टेंस है वो रहता है। तो तब जो इंदिरा गांधी थे उन्होंने स्पेशल स्टैम्प रिलीज किया था वीट रेवोल्यूशन के लिए जुलाई 1968 में। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सिंस देन इंडिया हैज़ अवॉइड फेमाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस, रीजन भी गुड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट हैज़ टू कंपोनेंट। अब देखिए उसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन ने हाईली कंट्रीब्यूट किया था हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। और यही कारण है कि तब से जब से ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है फेमाइन लाइक जो कंडीशंस है उसे अवॉइड किया गया है। हमें पता है आज भी अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो काफ़ी हद तक जो एग्रीकल्चर है वो आज भी रेन फेड है, मतलब रेन पे या मानसून पे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहता है। यही कारण है कि बहुत बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप का हार्वेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, मगर उसके बावजूद भी जो फेमाइन लाइक कंडीशन है वो ना हो, ये कैसे इंश्योर किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव, जिसमें कि वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर खास ध्यान देती है। और जो हमारी गवर्नमेंट की ये अप्रोच रहती है टुवर्ड फूड सिक्योरिटी, उसके दो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं और उससे हम समझ सकते हैं, अगर आप रिलेट करेंगे तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसा ही करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट अप्रोच में जो रहती है वो रहती है बफर स्टॉक, कि हमेशा बफर रखती है गवर्नमेंट। हमें पता है जैसे लॉकडाउन लगना था तो हमने देखा कि काफ़ी लोग जो थे वो जाके बफर में ही काफ़ी अपना जो ग्रॉसरी का सामान है वो रख लेते हैं। ऑल्दो ये कितना अच्छा प्रैक्टिस है ये हम नहीं इन चीज़ों में जाएंगे क्योंकि ये नेचुरली इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। जब हमें पता है कि गवर्नमेंट वो इंश्योर कर रही है कि हाँ एक्सेसिबिलिटी वगैरह इंश्योर हो, तो उस केस में बफर स्टॉक इतना ज़्यादा रखना इज़ नॉट सेंसिबल। अगर आप इतना ही आप अपने आप को प्रिजर्व करके रख रहे हो या आप इतना ज़्यादा क्लेम कर रहे हो कि आप गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं कर सकते, तो फिर आप सालों साल का आपको बफर रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, बफर कुछ ना कुछ रखना चाहिए, जो नॉर्मली हर हाउस होल्ड रखता भी है, बट एक्सेसिवली नहीं। बट यही प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट के साथ है। वो कैसे हम अभी देखते हैं। बफर स्टॉक क्या होता है? इट इज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब होता क्या है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, देखिए नाम से ही देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स वो फूड से रिलेटेड है। तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, ये जो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन हो रहा है उसे प्रिक्योर करती है, मतलब उसे खरीदती है फार्मर से। और फिर क्या होता है, ये जो प्रिक्योरमेंट होती है, एफसीआई जो होगा वो उसको अपने गोडाउन्स वगैरह में स्टोर करके रखेगा और फिर बाद में पीडीएस सिस्टम के थ्रू यही जो प्रिक्योरमेंट है वही बाद में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हो क्या रहा है, फार्मर्स आर पेड प्री अनाउंस्ड प्राइस। अब देखिए जैसे होता है ना, मार्केट मैनिपुलेशन होती है किसी की ना किसी फॉर्म में। हम आगे जब डिस्कशंस देखेंगे तब उसमें भी आएगा कि कैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है, कैसे जो आरबीआई है वो किस तरह से मैनिपुलेशन करती है मार्केट में। तो जैसे वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं वैसे गवर्नमेंट भी मैनिपुलेशन करती है। वो मैनिपुलेशन कैसे होती है, अगर हम फूड की बात करें तो एमएसपी के थ्रू होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो होती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले ही डिक्लेयर करती है, जैसे कि सोइंग सीजन से पहले
जब वीट वगैरह फार्मर्स ने लगानी है तो पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर देगी कि हाँ हम पर क्वांटल इतना पे करेंगे, चाहे वीट हो चाहे राइस। अब फार्मर्स देखते हैं कि ठीक है इतनी शॉर्टी में तो हमें मिलेगा ही, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उतना प्राइस चाहे हार्वेस्ट अच्छा हो, चाहे कनक या गेहूँ जो भी हो रहा है वो उसका क्वालिटी अच्छा है चाहे नहीं है, तो वो उतना पे करते हैं। तो उनको क्या लगता है कि एटलीस्ट हमें श्योरिटी है कि हाँ इतना हमें प्राइस मिलेगा, चाहे मार्केट फ्लक्चुएशन कैसा भी हो। उससे ज़्यादा हो गया तो हम किसी न किसी और को सेल कर सकते हैं। अगर उतना हमें मार्केट में प्राइस नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट हम गवर्नमेंट को तो सेल कर सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो वाली क्रॉप शो करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने जिसके लिए एमएसपी अच्छा जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। हो क्या रहा है इस वजह से, अब देखिए मैनिपुलेशन ही हो गया ना कि गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया कि कितने फार्मर्स जो हैं वो इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए जाएं थ्रू एमएसपी कम डिक्लेयर करेंगे तो नेचुरली जो लोग हैं या जो फार्मर्स हैं वो उस क्रॉप के लिए नहीं जाएंगे। तो यही इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो मैनिपुलेशन कर रही है। अब इससे होता क्या है कि नॉर्मली ऐसा भी देखा जाता है, फॉर इंस्टेंस अगर हम वीट की बात करें, अब हम पंजाब की पर से बात करते हैं तो पंजाब में हो क्या रहा है कि राइस कल्टीवेशन काफ़ी होता है क्योंकि उसके लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। अब राइस जो है वो अगर हम फिजिकली बात करें तो वो पंजाब के लिए सही क्रॉप नहीं है क्योंकि पंजाब सेमी एरिड एरिया में आता है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि पंजाब के साथ आज बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि सॉइल इनफर्टिलिटी या सैलिनिटी का इशू आता है, जो वाटर टेबल है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, क्योंकि आपको पता है पंजाब में इरीगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है, तो उनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया जा रहा है जिसके कारण जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होता जा रहा है। ये सारे इश्यूज क्यों हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो वहाँ पे एमएसपी के कारण जो पंजाब में जो फार्मर्स हैं वो राइस की कल्टीवेशन के लिए जा रहे हैं जो उनके लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं है। अब ये एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर सोइंग सीड। वही मैंने बताया क्योंकि मार्केट मैनिपुलेशन करना है तो वो तो तभी होगा ना अगर वो गेहूं या किसी भी फसल को उगाने से पहले आपने डिसाइड किया या उगाने से पहले आपने डिक्लेयर किया टू इंसेंटिवाइज द फार्मर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। तो फर्स्ट हो गया बफर स्टॉक की बात। अब मैंने आपको बोला था कि वही प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ है जो मतलब नॉर्मली काफ़ी लोगों के मेंटेलिटी के साथ है। वो क्या है वो हम लास्ट में अभी देखेंगे, बट अभी के लिए हम एक जनरल डिस्कशन रखते हैं कि है क्या बफर स्टॉक और फिर हम पीडीएस देखते हैं। वंस गवर्नमेंट बाय दैम शी डिस्ट्रीब्यूट इन डेफिशिट एरिया एट प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस आल्सो कॉल्ड एज इशू प्राइस। मैंने बताया जैसे एफसीआई के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो प्रिक्योर करेगी ये सारी क्रॉप्स और फिर इसे स्टोर करके रखेगी, फिर पीडीएस के अकॉर्डिंगली या पीडीएस के थ्रू इशू प्राइस पे, क्योंकि इशू प्राइस जो होगा वो मार्केट प्राइस से कम होगा, इशू प्राइस पे ये जो भी क्रॉप्स हैं उन्हें पीडीएस के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो यहाँ पे भी कमी है इन चीज़ों की। अब हमने बोला दो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट हमने बफर स्टॉक देख लिया, सेकंड क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज पीडीएस। फूड प्रिक्योर्ड बाय एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग पुअरेस्ट सेक्शन। पुअरर सेक्शन मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए ही मेनली ये जो पीडीएस सिस्टम है वो वर्क करता है। राशन शॉप जो होती है उसे फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। फेयर प्राइस शॉप क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस है चीज़ों का वो काफ़ी फेयरली होता है, फेयरली रहता है, मतलब एक ही जो प्राइस है वो काफ़ी कम रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया वॉज इन बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमाइन, क्योंकि हमने देखा था बंगाल फेमाइन कितना बुरा था। देन इट वॉज रिवाइव्ड इन वेक ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1960s में आपको पता है वॉर सिनेरियो था, तो उसके कारण बाद में ये जो पीडीएस सिस्टम था इसे दोबारा रिवाइव किया गया था। अब फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो हैं, मतलब ये दो मेन अप्रोचेज़ हैं जो गवर्नमेंट है उनकी। अब इन दो अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स भी लेके आती है। वो क्यों लेके आती है, ताकि जो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके। अब यहाँ पे वही लिखा है, ड्यू टू हाई पॉवर्टी लेवल एज रिपोर्टेड बाय एनएसओ इन मिड 1970s के मिड में ये 3 फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जो कि पीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फूड फॉर वर्क। हमने ऑल द पीडीएस पहले भी देख लिया,
फूड फॉर वर्क भी हमने पहली अपनी वीडियो में दैट्स पार्ट चैप्टर 3 में भी हमने देखा था। तो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी, बट आज ये 3 तक लिमिटेड नहीं है। बहुत जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे सिविलाइजेशन भी इवॉल्व होती है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन इवॉल्व होगी, लोगों की डिमांड्स बढ़ती है। जो गवर्नमेंट है उसे मल्टीपल सेक्टर्स की तरफ देखना पड़ता है। अब जैसे हमें पता है कि आज जो है ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एनिमल राइट्स की बात होती है। पहले एक टाइम था जब ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी कोई ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता था। होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं गवर्नमेंट से, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव सोसाइटी का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग होते जाए। अगर उनकी डिमांड ही ख़त्म हो गई तो सोसाइटी में प्रोग्रेस कैसे होगा। अब क्या होता है, पहले तो ये 3 थे, अब तो वुमेन की न्यूट्रिशन के ऊपर भी बात आती है। जैसे वुमेन की डिलीवरी होती है, वो हॉस्पिटल्स में हो, घर में ना हो, उनकी एश्योरिटी के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो और भी बहुत सारी स्कीम्स है जो इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि ये जो सेक्शंस हैं उनके लिए श्योरिटी। अब देखिए, मैंने वुमेन डिलीवरी की बात की, जैसे बर्थ डिलीवरी के दौरान चाइल्ड डिलीवरी के दौरान, तो उसमें फूड सिक्योरिटी कैसे है कि अगर सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिटल्स में जो बेबी है वो डिलीवर होगा, तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन होगी कि कितने बेबीज डिलीवर हो रहे हैं। उस हिसाब से उन लेडीज़ के लिए हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशियस वैल्यू या न्यूट्रिशियस डाइट इंश्योर हो, वो चीज़ें उन्हें बताई जा सकती है, उन्हें मनी दी जा सकती है, आंगनवाड़ी वगैरह के थ्रू उन्हें खाना मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तभी हमें पता चल सकती है, गवर्नमेंट को पता चल सकती है, जब उनके पास डाटा हो कि कितने बर्थ हुए हैं, कितने लाइव बर्थ थे, कितने स्टिल बर्थ थे। हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए। और उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी है वो हो। यही कारण है कि मैंने वो चीज़ यहाँ फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में इंक्लूड की है। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं कि अदर प्रोग्राम्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे मिड डे मील की बात होती है। मिड डे मील भी इसलिए हमने पहले भी देखा है, इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू कि लोग जो हैं या बच्चे जो हैं वो मिड डे मील के कारण ही एटलीस्ट स्कूल आना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे स्कूल में वो रमते चले जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। अब भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे आते ही सिर्फ खाना खाने के लिए हैं और वो मील लेके अपना चले जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। Earlier PDS was available for both poor and non-poor। मैंने पहले भी बोला कि पहले सबके लिए था, पर आजकल ये टारगेटेड PDS है। पर टारगेटेड PDS होने से पहले ये रिवैम्प्ड PDS सिस्टम था 1992 में, जिसमें क्या था, टारगेट वॉज टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ PDS टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, कि जो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज है उनके लिए था। फिर बाद में 1997 से ये टारगेटेड PDS कर दिया, ताकि जितने भी पुअर किसी भी एरिया में है उन सबको ये PDS सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो राशन है वो प्रोवाइड किया जा सके। ये सब चीज़ें क्यों हैं, ताकि बेटर टारगेटिंग हो सके। जब तक फूड के लिए आपके लिए बेटर टारगेटिंग नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है आपको किन किन सेक्शंस को टारगेट करना है, तब आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी बंदा स्टारवेशन के कारण उसकी डेथ ना हो। यही कारण है कि टारगेटेड PDS इंट्रोड्यूस किया गया। In 2002 स्पेशल स्कीम्स वर ऑल्सो लॉन्च्ड, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना, जो हमने चैप्टर 3 की जो वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था ये योजना के बारे में, अन्नपूर्णा स्कीम। तो ये तो 2 स्कीम्स या 2 योजनास लिखी हैं, और भी बहुत सारी स्कीम्स या योजना हैं जो हम लोग न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, या जब आप कोई भी योजना वगैरह उठाएंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स दिखेंगी। उसमें भी आप देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस रहता है, ताकि कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जो स्टारवेशन से उसकी डेथ हो सके। ये हमने देख लिया PDS सिस्टम के बारे में। अब बात आती है इसके इश्यूज़ की। सबसे पहला क्रिटिसिज्म देखेंगे, ऑल्दो PDS हैज़ प्रूव टू बी मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी टू स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड इंश्योरिंग फूड अवेलेबिलिटी, बट इट हैज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल ग्राउंड्स। वो ग्राउंड्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला FCI गोडाउन्स आर ओवरफ्लोइंग। मैंने जब वो डिस्कस किया था बफर स्टॉक, मैंने तभी कहा था ना कि गवर्नमेंट का इशू भी कुछ ना कुछ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ही है। अब गवर्नमेंट के साथ क्या है, वो भी क्या कर रही है, वो भी जो प्रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू लेती जा रही है जो भी वीट और राइस का प्रोडक्शन है, बट वो ये नहीं सोच रही कि जो ऑलरेडी रखा हुआ स्टॉक है उसका क्या। या तो आप उसको वैसे ही नॉर्मली मार्केट में मंडीज में सेल करके इस तरह से उसका रिटर्न ले लो, या फिर उसको ऐसा तो ना होना कि वो अंदर ही सड़ता रहे।
पर हो यही रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारा राशन भर लेते हैं। जब लॉकडाउन की बात हुई थी, फर्स्ट जब वेव था कोविड का, उन्होंने बहुत सारा राशन भर लिया था, या कुछ भी कर्फ्यू या लॉकडाउन होता है तो एकदम से लोग भागते हैं कि पता नहीं बहुत सारा राशन इकट्ठा कर लें। बट होता क्या है, वो चीज़ें वेस्ट भी होती हैं पहली बार, और दूसरी बात वो मार्केट में ना हड़बड़ाहट सी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख तो रही है, पर उतनी उनको इस समय के लिए या उस समय के लिए ज़रूरत नहीं है। उन्हें वो रैशनली रखना चाहिए, पर वो रैशनली नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण वो चीज़ें अंदर बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती हैं। देयर इज़ कंसेंसस ऑन पॉइंट दैट हायर बफर स्टॉक इज़ अनडिज़ायरेबल एंड वेस्टफुल, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक होगा तो गोडाउन्स तो उतने अमाउंट में ही हैं, तो गोडाउन्स में वो चीज़ें पूरी नहीं आएंगी या इस तरह से वो मैनेज होंगी कि वो एट द एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी, विच इंक्रीज कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन टू वेस्टेज एंड डिट्रेटेशन। दस फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी, इसलिए ऐसा एक एडवाइस आती है कि एक काम हो सकता है कि जो एमएसपी है उसे कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि एमएसपी के थ्रू हो क्या रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है। तो अगर मार्केट मैनिपुलेशन नहीं होगी, फार्मर्स को लगेगा कि हाँ पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर उन्हें पर्टिकुलर रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो वो डाइवर्सिफाइड वे में जाएंगे, मतलब वो किसी और क्रॉपिंग के लिए भी जाएंगे। अब हो क्या रहा है, मैक्सिमम लैंड जो है वो किसके लिए जा रहा है, या फिर राइस प्रोडक्शन के लिए या फिर wheat production के लिए। In July 2002, stock of wheat and rice with FCI was 63 million tons, whereas minimum buffer norm क्या है 24.3। मतलब आप खुद देखिए सिचुएशन कितनी वर्स है। फिर सेकेंड क्रिटिसिज्म क्या आता है, डाइवर्जन ऑफ लैंड। Increased food grain requirement at enhanced MSP leads to diversion of land from production of coarse grains to rice and wheat, especially in more prosperous region। जैसे कि हमने बात किया, हो क्या रहा है कि फार्मर्स को लगता है कि उन्हें रिटर्न इस पे अच्छा मिलेगा इन क्रॉप्स के ऊपर जिनके ऊपर एमएसपी डिफाइन किया जा रहा है या डिक्लेयर किया जा रहा है, तो वो लोग किसी और क्रॉपिंग के लिए जाते ही नहीं हैं, वो उन्हीं क्रॉप्स के लिए जाते हैं जहाँ पे एमएसपी डिक्लेयर हो रहा है। और ये जो सिचुएशन है ये स्पेशली किन एरियाज़ में देखी जाती है, जो ज़्यादा प्रॉस्पेरस रीजन है, जैसे हरियाणा, पंजाब, आंध्रा या वेस्टर्न यूपी। और इस सब के कारण हो क्या रहा है, वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है और जो लैंड है या सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। थर्ड इशू आता है इनइफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस सिस्टम, कि एवरेज कंजप्शन ऑफ पीडीएस ग्रेन एट ऑल इंडिया लेवल इज़ 1 kg। मतलब जो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हाँ पीडीएस सिस्टम के अंडर जो लोग हैं उन्हें अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है न्यूट्रिशियस डाइट या जो बेसिक चीज़ें जैसे वीट वगैरह, तो वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो ऐसा ना दिखता कि ऑल इंडिया लेवल पे जो 1 kg पर पर्सन पर मंथ का एवरेज आ रहा है कंजप्शन का। अब इस केस में इन कारणों के कारण हो क्या रहा है, जो पुअर हैं उन्हें एट द एंड मार्केट पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ राशन शॉप, इसलिए जो इशू है वो और वर्स हो रहा है। पर होता क्या है, गवर्नमेंट, देखिए प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, वो हमारी इकोनॉमी में भी है, पर जो गवर्नमेंट है इसको टैकल करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेके आती हैं, जैसे कि हमें पता है आधार लिंकेज वगैरह। तो ये एक तरह से इन चीज़ों का सॉल्यूशन था, ताकि विदाउट ऑथेंटिकेशन जो फेयर प्राइस शॉप पे जो भी पर्सन है वो भी ऐसा ना कर सके कि किसी का राशन ले सके, क्योंकि ऑथेंटिकेशन से अगर राशन मिलेगा तो होगा क्या कि उस पर्सन से जिनसे ऑथेंटिकेट करवाया गया, अगर वो जब वो ऑथेंटिकेट कर रहा है कि हाँ ये राशन मैं ले रहा हूँ, तो नेचुरली उसे पता है कि इतना राशन मेरा बनता है, तो वो क्यों छोड़ेगा उस पर्सन के लिए। तो ये चीज़ें, ये आधार लिंकेज इसी वजह से इंट्रोड्यूस की गई थी। समटाइम्स डीलर आर फाउंड इन माल प्रैक्टिस लाइक डाइवर्टिंग ग्रेन्स टू ओपन मार्केट, मैंने पहले भी डिस्कस किया। लो इनकम फैमिलीज हुज इनकम्स आर मार्जिनली हायर देन बीपीएल आर लेफ्ट बिहाइंड इन टीपीडीएस। हाँ देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि कुछ ऐसे लोग, जैसे सपोज कीजिए ये बीपीएल है, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए ही पीडीएस सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि टारगेटेड पीडीएस है। तो जो लोग जस्ट यहाँ पे है, बीपीएल के जस्ट ऊपर हैं, वो कभी भी बीपीएल के नीचे आ सकते हैं, इस लाइन के, सॉरी पॉवर्टी लाइन के। तो होगा क्या, जो ये ऐसे लोग हैं जो जस्ट ऊपर हैं वो लेफ्ट हो रहे हैं, वो नहीं इंक्लूड हो रहे हैं पीडीएस सिस्टम के अंदर। तो ये एक इशू है जो पीडीएस सिस्टम के साथ काफ़ी सीरियस है। तो ये हमने इनइफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस देखा, हमने 3 जो क्रिटिसिज्म थे वो देखे हैं पीडीएस सिस्टम के, जो कि हम बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट की अप्रोच रहती है मेन फूड सिक्योरिटी के लिए, उसका मेन पार्ट रहता है।
फिर आता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी कि क्या वे अहेड हो सकता है फॉर दिस। कोऑपरेटिव जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए ग्रेटली हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो ये कोऑपरेटिव्स हैं इनका रोल काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि बात की जाती है, दे सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस्ड गुड्स टू पुअर पीपल, कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए इस तरह से शॉप्स अरेंज होती है या शॉप सेटअप की जाती है ताकि वो लोअर प्राइसेस पे जो फूड ग्रेन्स या कोई और गुड्स भी हैं वो प्रोवाइड करवा सके फूड पीपल को। जैसे कि यहाँ पे कोऑपरेटिव का एक अच्छा एग्जांपल दिया जाता है अमूल का। अब जो अमूल का कोऑपरेटिव था उसमें क्या था कि बहुत सारे डिफरेंट लोग थे जो थे पुअर लोग थे, वो अपनी जो मिल्क है उसे पूल करके हो क्या रहा है कि उनको एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, और उन्हें हो क्या रहा है कि उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है जो कि उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए भी हेल्पफुल होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया जाता है महाराष्ट्र का, जहाँ पे हमें पता है ग्रेन बैंक्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। ग्रेन बैंक्स के अकॉर्डिंगली क्या रहेगा कि जैसे सपोज कीजिए कोई भी एरिया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है महाराष्ट्र का, जहाँ पे एकेडमी ऑफ डेवलपमेंटल साइंस हैज़ फैसिलिटेटेड नेटवर्क ऑफ एनजीओ फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन। जैसे नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है वैसे ये ग्रेन बैंक वर्क करेगा। ग्रेन बैंक में जो लोग हैं वो वहाँ से लोन ले सकते हैं। लोन किस चीज़ का लेंगे? ग्रेन्स का। मतलब अगर सपोज मुझे ग्रेन की ज़रूरत है तो मैं उस बैंक से वो ग्रेन ले लूँगी और जब मेरे पास पैसे आएंगे और जब मेरे पास ग्रेन्स होंगे तो मैं उन्हें प्रोवाइड करवा दूँगी कि ठीक है जो मैंने आपसे लोन लिया था मैं वापस दे रही हूँ। ये किन के लिए हेल्पफुल रहता है? जिनकी हमने बात की ना कि जो जस्ट अबव बीपीएल है उनके लिए भी ये जो ग्रेन बैंक्स है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। कि मेन फोकस क्या है कि कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो भूखा रह सके या भूखा रह जाए। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव्स हेल्प कर सकते हैं अगर हमें जो फूड सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं जैसे पीडीएस सिस्टम वगैरह में उन चीज़ों को टैकल करना हो। तो इसके साथ हमारा ये जो 4th चैप्टर है वो ख़त्म होता है। लास्ट में एक बार हम समराइज करते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मीनिंग, नीड और फूड सिक्योरिटी की बात की, इनसिक्योर सेगमेंट की बात की थी। आज हमने सेल्फ सफिशिएंसी की बात की है। हमने देखा था फूड सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी 3 मेन डायमेंशंस है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। फिर हमने देखा फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है, हमने उसमें फेमाइन के ऊपर डिस्कशन किया। फिर हमने देखा फूड इनसिक्योर सेगमेंट क्या हो सकते हैं, उसमें हमने एक रूरल और एक अर्बन एरिया की जो केस स्टडी थी वो डिस्कस की। फिर हमने फूड इनसिक्योर सेगमेंट को इन डेप्थ देखा वो कौन से हैं। फिर हमने देखा था हंगर क्या होती है और आज की हमारी डिस्कशन में रहा सेल्फ सफिशिएंसी क्या होती है। उसमें हमने व्हीट रेवोल्यूशन के ऊपर डिस्कस किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। फिर हमने देखा जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है फूड सिक्योरिटी के लिए उसके 2 पार्ट्स हैं, बफर स्टॉक और सेकंड क्या है पीडीएस सिस्टम। हमने देखा फिर पीडीएस सिस्टम के बिना भी, ये 2 अप्रोचेस के बिना भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम्स लेके आती है ताकि फूड ग्रेन्स इंश्योर किए जा सके। फिर हमने देखा जो पीडीएस सिस्टम है उसके क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं, जिसमें हमने गोडाउन्स का ओवरफ्लोइंगनेस के बारे में डिस्कशन किया, डाइवर्जन ऑफ लैंड की बात हुई, इनइफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस सिस्टम की बात हुई। फिर लास्ट में हमने देखा कि कोऑपरेटिव्स कैसे हेल्प कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, जिसमें कि हमने ग्रेन बैंक की भी बात की। इसके साथ हमारा आज का जो डिस्कशन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है और हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें डिफरेंट जो लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स वो भी प्रोवाइडेड होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।